मैं आज अपना पक्ष आपके बीच रखना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से पूरी देश दुनिया को कि हम में से शायद बहुत लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि जब भी बात होती है भारत की डेवलपमेंट की, भारत की अर्थव्यवस्था की, तो उस समय पर हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो सब सहारन अफ्रीका से बेहतर ही होगी। 1947 से लेकर 1960 का जो समय था, उसमें दुनिया की जो अर्थव्यवस्था होती थी, उसका मान लीजिए अगर उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी 100 पे है, तो हम मात्र 18 पे होते थे, 18%। और 1960 हमारा मैक्सिमम था जिसमें हम 18 थे और 1960 के बाद से लेकर 1991 तक हम लोग 6 पर पहुंच गए थे। लगातार हम गिरते चले गए और 1991 का 91 का जो समय काल होता था, उस समय पर सब लोग को पता है देश दुनिया में क्या बदलाव आया और लोगों ने श्रेय देना शुरू किया कि मनमोहन सिंह जी के रहते हुए तो ये देश की अर्थव्यवस्था सुधरी, बदली और सारा श्रेय उनको जाता है। लेकिन अगर आप असलियत जांचेंगे और उस विषय पर समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 1971 में वो समय जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, तो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर थे और लगातार उन्होंने पदोन्नति प्राप्त की और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचे 91 तक और बाद में प्रधानमंत्री तक पहुंचे। यानी जब भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही थी, तो उनका भी उसमें सहयोग था क्योंकि वो उस सब काउंसिल के मेंबर थे और उन सब जगहों पे कार्यरत थे, जिसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था उस हाल में थी। और 91 में जो बदलाव आया, वो बदलाव ठीक की वजह से कि जब आईएमएफ के पास भारत लोन लेने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना सोना गिरवी रखेंगे, ये तब्दीली आप अपने सिस्टम में लाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उन्हीं कंडीशंस के बाद आपको हम कुछ पैसा दे पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। 90 लेकर 2014 तक की अगर आप कहानी पढ़ें, तो 2014 तक भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है सब सहारन अफ्रीका से नीचे थी। और 2015 पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 2015 के बाद लगातार मेहनत करके सब सहारन अफ्रीका से ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था को उठाया और उसका श्रेय किसी और को नहीं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहती हूँ। आपको याद है, मुझे याद है, हम सबको याद है कि हम लोग इकोनॉमीज में पहुंच चुके थे। जो आज हालत हमारे पड़ोसी देश की है, वो हालत हमारे देश की भी थी। और 70 साल की आजादी के बाद भारत में गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, लेकिन बावजूद उसके गरीबी कैसे हटनी है, हटानी है, उसके विषय पर कोई कार्य नहीं होता था। मुझे अपने बचपन की चीजें याद आती हैं अक्सर, और मुझे ये याद आता है कि घर में एक गैस का कनेक्शन होता था और अगर कोई तीज त्योहार आ गया तो वो गैस खत्म हो जाती थी और माँ फिर अड़ोस पड़ोस में जाके लोगों से कहती थी कि भाई कोई गैस वाला आ रहा हो तो बताओ, ताकि ब्लैक में वो गैस खरीद सके। और ब्लैक में गैस खरीदी जाती थी अगर हफ्ता 10 दिन पहले भी वो सिलेंडर खत्म हो जाए तो महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती थी, लेकिन विमेन का एम्पावरमेंट कैसे होगा उस विषय पर काम नहीं किया जाता था। तो बात करो पर काम मत करो, ऐसी अवस्था रही। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस बदलाव का हिस्सा है जिसने महिलाओं की समस्या को सही मायने में समझा, सोचा और उस पर कार्यरत रहे। और उसकी सबसे बड़ी जो उदाहरण मिलता है, वो उदाहरण मिलता है कि 70 साल की आजादी के बाद तक अगर महिलाओं को शौचालय भी हम नहीं दे पाए, तो फिर आजादी तो बेईमानी है। और ऐसे में 12-13 करोड़ शौचालय अगर देश ने बनाए और जिस इज्जत और इज्जत घर की हम लोग बात करते हैं, उसमें कितना बड़ा सहारा मिला वो आप सब जानते हैं। रेलवेज की बात मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो रेल मंत्री जी ने बहुत खुलासा उस पर किया, लेकिन हाँ शौचालय संबंधित बात जरूर कहूंगी क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब सुरेश प्रभु जी जो है मंत्री थे,
2014 के बाद का जिक्र है। कुछ वेंडिंग मशीन्स लगी थी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर, जहां ये मेरा संसदीय क्षेत्र है तो मुझे भी निमंत्रण था, और वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब काम होगा, लेकिन सबसे पहले तो ये रेलवे ट्रैक्स आप साफ करवा दो। स्वच्छ भारत चल ही रहा है, लेकिन रेलवे ट्रैक्स जो है वो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो आज एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, अ सेंस ऑफ, मैं हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन कहूंगी, कि एक वो विचार मन में जरूर आता है कि अगर देश की जनता ने हमें सरकार में रहने का मौका दिया, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ उन विषयों पर काम किया जो आज तक अछूते थे, और आजादी उन लोगों को और उन विषयों पर पहुंच नहीं पाई थी, आजादी के लाभ उन तक नहीं पहुंचे थे। SC/ST वर्ग को लेकर आप सब जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए अगर म्यूजियम्स की बात की जाए, उनसे जुड़ी हुई धरोहर की बात की जाए, बिरसा मुंडा की बात की जाए, बोरफुकन की बात की जाए, आजादी में शहीद होने वाले हमारे शहीदों की बात की जाए, तो कहाँ उनके नामों का जिक्र होता था। लेकिन आजादी के अगर 75 वर्ष पूरे किए तो हमारे मंत्रालयों ने, और पूरे हर घर तिरंगा से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मूर्ति है उसको लगाने का काम हो, चाहे आजादी के बाद नाविक हो, चाहे वो देश की डिफेंस मिनिस्ट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के काम हो, कल्चर मिनिस्ट्री के काम हो, रेलवे का नेटवर्क हो, और तमाम स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, आयुष्मान भारत, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पर हमने वो सब क्षेत्रों में काम किया है। 4 लाख किलोमीटर इस देश ने सड़कें भी बनाई है, पोर्ट्स के ऊपर भी काम हुआ है, और तमाम घरों में हर घर नल से जल की सुविधा पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ घरों को जो है पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। तो धरती पाताल आसमान, जहां भ्रष्टाचार और घोटाले होते थे, वहां वहां हमने स्पष्ट साफ जो सरकार का काम है वो पहुंचाने का कार्य किया है। गुड गवर्नेंस के प्रति हम लोग जागरूक रहे हैं, और हर उस वर्ग को जो कि अपने आप में पिछड़ा था उसको मेन स्ट्रीम करने का प्रयास लगातार हमने किया है, चाहे वो इंटरनेट का जाल बिछाने का काम हो, और जिस रफ्तार से किया है वो आपके सामने है। किसी को अगर कहीं ऐसी गलतफहमी हो, ये काम बहुत आसान था, ये काम हो सकता था, तो मैं आपको ये आंकड़े के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आज 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सब सहारन अर्थव्यवस्था से ऊपर पहुंची है, और दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो जहां एक तरफ हम G20 की बात करते हैं, G20 की अध्यक्षता में भारत ने जिस प्रकार से एक होकर लगातार काम किया है, वहीं पर हम ग्लोबल साउथ की भी बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम लोगों ने दिया हुआ था कि अंडर डेवलप्ड, जो कम विकसित प्रदेश है, देश है, उस श्रेणी की भी बात करते हैं। और भारत उस सही स्थान पर खड़ा है जहां पे वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब विषयों पर नेतृत्व करता है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, 3 करोड़ से ऊपर घरों में बिजली पहुंचाने का काम हो, सौभाग्य योजना की बात हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नंबर 4 जो चल रहा है उसमें हम भागीदारी कर रहे हैं, देश को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कंट्रोल किया है। चाहे एथेनॉल का यूज करने की बात है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की बात है, और इन सब विषयों के ऊपर एक क्षेत्रीय सांसद होने के नाते मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए। चाहे देश का पहला ओपन जिम लगने से लेकर 450 से अधिक 400 से ऊपर जिम जो है वो हमने अपने क्षेत्र में लगाए हों, 10 मंदिरों के अंदर फूलों से खाद बनाने के कार्यक्रम चलाए हों, चाहे कई आंकड़े मेरे पास है, लाइब्रेरी बनाने का काम हो तो हर स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल आदि के अंदर लाइब्रेरी बनाने का काम किया हो, 18 कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का काम किया हो, फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का काम किया हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप सब कुछ जो चाहे वो हो जाए, लेकिन कुछ चीजें जब आपके कहने पर होती है तो मन में बहुत तसल्ली होती है। कल ही की बात है, मैं कल का जिक्र, मैं नहीं वाली बात नहीं करूंगी, जो हुआ उसका जिक्र करूंगी। तो मुझे याद है कि एक डॉक्टर फोनिया थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर हुए। उन्होंने 1965 से लेकर और 63 से 1960
63 से लेकर 71 तक बुरज़ोहम के ऊपर काम किया था। आप सोचिए 63 से 71 तक, 67 की तो मेरी पैदाइश है, तो मैं बहुत छोटी रही होंगी, 2-3 साल, मतलब मेरे पैदा होने से पहले की उनका काम है, लेकिन उनका काम आज तक पब्लिश नहीं हुआ। आपने, हमने सबने स्कूल के अंदर एक पैलियोलिथिक पीरियड के ऊपर, पाषाण काल के ऊपर एक शब्द पढ़ा होगा, बुरज़ोहम। सबको पता होगा बुरज़ोहम। बुरज़ोहम कहाँ है, क्या है, वो नहीं पता होगा, लेकिन वन वर्ड बुरज़ोहम पढ़ा होगा। और उनका काम आज तक पब्लिश नहीं हुआ। मैं मंत्री बनी, उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मुझको एक ईमेल भेजी। इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य वहाँ पे इस कार्यक्रम में दिखाया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? विदेश मंत्रालय का वो बातें जो है वो रेज की गई है, वो बात कनाडा से हमारी हुई है, और जो भी इस तरीके की चीजें हैं उसका एक अप्रोप्रिएट सही जगह पर जो है उन विषयों पर बातचीत हो रही है। मैम एक और सवाल है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो नए कैंपस का उद्घाटन एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली के बीच में टकराव देखने को मिली, और केजरीवाल जब संबोधन कर रहे थे तो उसमें मोदी के नारे भी वहाँ पर। अब देखिए, जनता अगर मोदी जी के नारे लगाए तो मैं थोड़ा ही रोकने को कहूँगी, इसमें प्रश्न क्या है? वो तो प्रधानमंत्री जी के नाम के नारे लगते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री से बड़ा तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। इसमें ये है कि शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा है कि जो ये तमाम बीजेपी करवा रही है, इस तरह के ड्रामे करवाने छोड़ दे और इस तरह का हंगामा ना करवाए। देखिए, ड्रामे तो आपने कल आंसू देखे ही होंगे, तो जिनको नाटक की आदत है उनको हर चीज में नाटक दिखाई देता है, उनको भाव की अभिव्यक्ति शायद समझ नहीं आती, तो उनको समझना चाहिए कि एक तरफ कोई आंसू बहा सकता है तो मोदी मोदी के नारे भी लगा सकता है। मैम, ऐसा कुछ हुआ है कि आपके काम में दिल्ली सरकार ने कुछ अड़चनें डाली? बहुत सारे, बहुत सारे, तो और वो तो रोज की कहानी है, रोज की, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मामले में मैं तो बहुत स्पष्टता से सबको सही बात बोल देती हूँ। मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र में गई और जनता ने जोर से बोला कि भाई यहाँ ये सड़क नहीं बनी, तो मैं कह देती हूँ आप मुझे लिख दीजिए, मैं प्रशासन को भेज दूंगी, पर इस बात का मैं गारंटी नहीं लेती कि मेरी चिट्ठी के बाद काम होगा या नहीं। तो दो चीजें हो सकती है, एक चीज तो ये हो सकती है कि मेरी चिट्ठी के बाद ज्यादा रफ्तार से काम हो जाए कि भाई वो महंगी कूद पड़ेगी, इससे पहले आप कर लीजिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी तो हम काम नहीं करेंगे। तो आप दोनों बातों के लिए तैयार रहिए, मगर मेरा दफ्तर हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे क्षेत्र का है खुला है। कि किसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी जनता के काम में? कई चीजें हैं, कई जगह तो अभी के ही, क्योंकि जो एमपी लैंड ऐसे तो कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, 5 करोड़ होता है, जो कि 10 विधानसभाओं के लिए होता है। एक एमएलए के पास 10 करोड़ होता है, जिसके पास 1/10 आपका हिस्सा है, उसके पास 10 जो ऑर्डिनेंस है रेलवे को लेकर के, उस पर समर्थन मांगने की बात कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं कि पूरे देश भर में जो भ्रमण चल रहा है? मैं इसको उनका वो यूटर्न मानती हूँ, क्योंकि जिन नेताओं को ये मिलने जा रहे हैं उन सबको तो इन्होंने भ्रष्ट बोला हुआ है, और एक एक नेता का इनका पुराना वीडियो निकाल लो कि इन्होंने शरद पवार जी के बारे में क्या कहा, नीतीश के बारे में क्या कहा, लालू के बारे में क्या कहा, कांग्रेस के बारे में क्या कहा, कपिल सिब्बल के बारे में क्या कहा। और मुझे तो हैरानी, मतलब एक आध ऐसे लोगों से जो इनके साथ आके खड़े भी हो जाते हैं, फोटो भी करवा लेते हैं। मतलब दो ही बात मैं कहूंगी, एक बात तो ये कहूंगी कि अब हर एक को अधिकार तो रहता है मिलने का, उसको तो आप नहीं रोक सकते, मगर ऑर्डिनेंस में अगर आप उसका विरोध करते हैं तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना जरूरी है।